अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 66 नो ग्रोथ मॉडल। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ग्रोथ मॉडल्स, जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द ग्रोथ मॉडल्स विच आर कॉल्ड द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स टू इवैल्यूएट कॉमन स्टॉक्स। यानी कॉमन स्टॉक्स को वैल्यूएट करने के लिए जो मॉडल्स यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स। और यहाँ ग्रोथ मॉडल की बात हो रही है और फर्स्ट हमारे पास है, वी विल डिस्कस अबाउट नो ग्रोथ मॉडल और कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल। अगर सिंपली बात करूँ तो कोई ग्रोथ नहीं होती, यानी कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। यानी अगर एक साल आप 10,000 रुपये ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 रुपये लोगे और उससे नेक्स्ट ईयर भी 10,000, यानी ऑलवेज यही वाले पैसे ही डिविडेंड आपको मिलेगा, यानी कांस्टेंट रहेंगे। कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया। We have discussed that the process of valuation of common stocks is the process of, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जो वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक है उसका मतलब क्या है कि आप उन स्टॉक्स की, कॉमन स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं। और टेक्निकली भी मैं इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स एंड द कैश फ्लोज अ स्टॉक विल जनरेट इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में ये जो कैश फ्लो है इन स्टॉक से वो कितना जनरेट होगा। अगेन यूजिंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन, मैंने गोइंग कंसर्न के बारे में भी बताया था कि मतलब कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो क्लोज होगा, यानी इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। तो इस टाइप का वो बता रहा है, द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेट फॉर एवर एंड इट्स ऑपरेशंस विल नॉट बी डिसकंटिन्यूड इन द फ्यूचर। वी assume that the dividends of common stock will always be received or will be received till infinity। ठीक है, रिसीव होंगे और वो कब तक रिसीव होंगे? इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक। एंड द फर्स्ट assumption इज दैट द डिविडेंड विल नॉट ग्रो। यहाँ पर नो ग्रोथ मॉडल है। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट assumption क्या है कि मतलब ये जो डिविडेंड है वो ग्रो नहीं होगा। वी से दैट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच वी हैव paid in the last year will always be the same. This model becomes very much similar to preferred stocks in term of amount of dividend, क्योंकि preferred जो stocks हैं, ये shares हैं, उनको भी fixed amount of return मिलता है, इसलिए उससे तशबीह दी जा रही है कि ये मॉडल भी उसी तरह से, बिकॉज इसका जो रेट है डिविडेंड वो भी सेम रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी। There are some assumptions of this model. Let's see what these are. फर्स्ट है, ऑल अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। रिटेन करना यानी कुछ रख लेती है, पैसे अपने पर रिटेन रखती है, बरकरार रखती है, महफूज कर लेती है कंपनी। इफ़ अ कंपनी रिटेन सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन दैट रिटेन्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर और विल ग्रो दैट डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर एंड हेंस द असम्पशन ऑफ नॉट ग्रोइंग द डिविडेंड और नो ग्रोथ विल नॉट बी वैलिड। क्योंकि ये मॉडल है हमारे पास नो ग्रोथ मॉडल, अगर हम कंपनी क्या करती है कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो रिटेन कर लेती है, और ये जो रिटेन की भी अमाउंट है ना प्रॉफिट की, वो उनका जो डिविडेंड है उसकी अमाउंट नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो रिटेन कर लेती है, तो वो जो प्रॉफिट की अमाउंट जो रिटेन करती है वो क्या है? उनका जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है उसको इंक्रीज़ करेगा या फिर ग्रो करेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये असम्पशन फिर गलत हो जाएगी कि नो ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इट मीन्स दैट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मनी सप्लाई कंडीशंस, एनीथिंग दैट एक्सटर्नली अफेक्ट्स दैट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, we assume that all these factors are constant, so it is only the internal factor which causes growth and the internal factor is retention of profit। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मनी सप्लाई जो कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ये इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी वी अस्यूम दैट ये कांस्टेंट रहते हैं। अगर कांस्टेंट रहेंगे तो तब जाकर
ये प्रॉफिट वगैरह जो है जस्ट वो जो है रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है वो अफेक्ट करती है, जो कि इंटरनल फैक्टर है। रिटेंशन के रेशो के बारे में जैसे बताया था, कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रॉफिट को, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितना अपने पास रिटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट हो गई। ये मैंने ऊपर बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक बताया था रिटेंशन रेशो के बारे में, यानी 10 रुपीज़ अगर अर्न करती है तो उसमें से 6 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 5 रुपीज़ जो 4 रुपीज़ हैं वो रिटेन कर लेती है कंपनी। तो ये होगी रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज़ है जो ग्रोथ की वजह बनती है, जो रिटेन की भी अमाउंट है उसको कैसे यूज़ करना है उसने। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू की अगर बात करूँ तो प्राइसेस वगैरह, ये जो फैक्टर्स वगैरह हैं ये सेकंड्स में चेंज हो रहे होते हैं। तो हमें जो इसका आंसर है इंट्रिंसिक वैल्यू है या वैल्यू है, हम ठीक से फाइंड नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा हुआ एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड हुए, इसलिए ये कांस्टेंट रहते हैं। अर्निंग कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है, इट मीन्स दैट द कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस टू अर्न अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो उतनी ही अर्निंग उसकी कैपेसिटी भी हो। यानी आज 1 लाख की चीज़ खरीदने की कैपेसिटी रखती है तो कल भी 1 लाख की ही कैपेसिटी रखती हो। ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ रिटेंशन ओनली, मैंने अभी रिटेंशन की बात की। इफ़ देयर इज़ एनी ग्रोथ और इंक्रीज इन द डिविडेंड दैट इट विल बी ओनली ड्यू टू व्हेन कंपनी रिटेन्स सम प्रॉफिट। मैंने अभी रिटेंशन की बात की कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने पास रिटेन करे, तो वही जो रिटेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो उनके नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को इंक्रीज कर सकती है, ये ग्रो कर सकती है। एंड इफ़ एनी प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन रिटेन दैन डिविडेंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। भाई उसने रखा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ग्रोथ होती नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं होती तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटेन कर ले जो कि उसकी वैल्यू बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। 66 कर रहे थे ना, ओके गायब हो गया, ठीक है। तो ये रिटेन करे और ये हमारा कंप्लीट हुआ। इन नो ग्रोथ मॉडल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स रिमेन कांस्टेंट एट दिस डिविडेंड बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न असम्पशन इज एक्सपेक्टेडली पेड टिल इन्फिनिटी। गोइंग कंसर्न का अगेन एंड अगेन बता चुकी हूँ, ठीक है। वो क्या है, इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए पे किया जाता है। सो लाइक द प्रेफर्ड स्टॉक्स फार्मूला वी विल ऑल्सो यूज द सेम परपेचुटी फार्मूला दैट वी हैव लर्नड अर्लियर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने परपेचुटी जो फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। सो द intrinsic value of common stock with an assumption of no growth will be present value of perpetuity. So let's see its formula. Present value of perpetuity is equal to installment by rate, installment IV formula, intrinsic value formula given है। V is equal to D, D की रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को, R रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को इसमें डिविडेंड से किया गया है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्रीवियस लेक्चर्स में होती थी तो हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैपिटल R लेते थे, बट यहाँ पर डिविडेंड की बात है तो इंस्टॉलमेंट की जगह पर डिविडेंड यूज़ होगा। सो एग्जाम्पल ऑफ नो ग्रोथ मॉडल, पार वैल्यू गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, लास्ट डिविडेंड यानी लास्ट डिविडेंड गिवन है D0 2 रुपीज़ पर शेयर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। सॉल्यूशन क्या होगा, V इज इक्वल टू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करे हो D/R। D यहाँ पर क्या गिवन है, D है मेरे पास D0 की बात हो रही है, लास्ट ईयर डिविडेंड है 2 डिवाइडेड बाय R मेरे पास है 17 और मेरे पास R है 17। सो 17% आ गया, 17 को 100 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 0.17। 2 डिवाइड 0.17 दैट विल बी इक्वल टू 11.75। सो अब बात आ गई, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड कर ली। जब मैंने डिसीजन लेना हो, एनालिसिस करनी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को जो मार्केट प्राइस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। वी हैव टू कंपेयर दिस इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि 11.75 आई है, और ऊपर मार्केट वैल्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने ग्रीन कलर से इसे हाईलाइट किया था। मार्केट वैल्यू यहाँ पर 11 है, यानी 11 रुपीज़ का ये मार्केट में शेयर सेल हो रहा है, ओके हो रहा है। एंड मेक और डिसीजन, अब डिसीजन बनाना लूँ कि ना लूँ। लास्ट डिविडेंड विल बी द फ्यूचर डिविडेंड, दैट्स वाई इट इज़ कांस्टेंट बिकॉज मार्केट वैल्यू इफ़ इट इज़ हायर, अगर मार्केट वैल्यू हायर हो देन वी विल नॉट गो फॉर द परचेज ऑफ दैट शेयर। अगर मार्केट वैल्यू हाई होती इंट्रिंसिक वैल्यू से तो हम इसको परचेज ना करते। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे स्टॉक की
जो वैल्यू है वो है 11.75 और यहाँ पर मार्केट वैल्यू गिवन है 11 रुपीज़, ठीक है. बट इन दिस केस वी सी दैट द मार्केट प्राइस इज लेस दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू. From this the share whose value intrinsic value should be 11% but it is selling in the market 11 रुपीज़, यानी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 11.75 बट मार्केट में सस्ता मिल रहा है 11 का, ठीक है. मीनिंग दैट द स्टॉक इज सेलिंग ऑन लेस प्राइस दैन इट्स ओन ट्रू वैल्यू. So it is important to understand that how we do make use of intrinsic value to make investment decisions. यानी भाई मुझे तो सस्ती चीज़ में मैं तो भाग के ले लूँगी इसे, ठीक है. तो when any stock is selling in the market price less than from its true value, which means that it is undervalued है, meaning that market price is undervalued और overvalued का जो concept है वो आप लोगों का assignment में भी आया हुआ था, ठीक है. मार्केट प्राइस इज लेस देन इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इन दिस कंडीशन दैट इज द राइट टाइम टू परचेज दैट स्टॉक. यानी मार्केट प्राइस लेस हो यानी सस्ते में मिल रहा है आपको तो ये राइट टाइम है, आप इसे परचेज कर लो, यानी सस्ती चीज़ परचेज कर लो. वी ऑल्सो परचेज स्टॉक विच हैज़ द मार्केट प्राइस एग्जैक्टली इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू. यानी अच्छा है जब इक्वल होगा तो हमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, लेकिन अगर लेस हो तो हमें ज़्यादा रेट मिलेगा. Although it is very rare, but even it happens, we recommend to purchase the stock because in that case the investor would purchase the stock at its true value and investment will not be at loss. यानी true value पे मिलेगा उसे तो क्या होगा, वो loss में नहीं जाएगा. The CN market price is higher than IP, so do not buy. अगर market price higher हुई यानी महंगा मिल रहा हुआ then आप उसको purchase ना करें. So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.